बोलोगे ठीक लगेगा। अब मंत्री का कार्यालय बोलोगे तो थोड़ा सा तुच्छता का बोध होने लगता है, इसलिए कहा जाएगा उनको कार्यालय नहीं कहा जाएगा, उन्हें सचिवालय कहा जाएगा। वो कार्यालय ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस भारत का जो सबसे बड़ा पद है ना, वास्तविक कार्यपालिका, उसके कार्यालय को तो कार्यालय ही बोला जाता है आज के डेट में। अरे भाई, मंत्री प्रधानमंत्री से छोटा होता है ना, कैबिनेट मंत्री, उसके ऑफिस को सचिवालय बोला जाता है, और प्रधानमंत्री के कार्यालय को कार्यालय ही बोला जाता है आज के डेट में। किसी ने जानबूझ के बेइज्जत किया। अब बेइज्जत ही करना है भाई, कितना खराब लगता है। मंत्री का सचिवालय होता है और प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है। प्रधानमंत्री का तो और बड़ा सचिवालय होना चाहिए, हाँ, महासचिवालय टाइप का। लेकिन इसको जो परिणति इसकी पहुंचाया वो मोरारजी देसाई ने पहुंचाया, इसके लिए वही जिम्मेदार है। 1977 के पहले इसे प्रधानमंत्री सचिवालय ही कहा जाता था। 1977 के पहले इसको प्रधानमंत्री सचिवालय ही कहा जाता था। क्योंकि आपातकाल जब लगा, इमरजेंसी जब लगी 75 में, तो इसी सचिवालय ने सबसे अधिक ड्रामा किया। यानी पूरे तामझाम के पीछे ये सचिवालय ही खड़ा था। कुटाई पिसाई जो भी हुई लोगों की, ठीक है, उसके पीछे सचिवालय के अधिकारी ही थे। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा भोगे कौन? जनता पार्टी के लोग। जेल वेल वही गए। तो जब उनकी सरकार बनी तो पहला काम किया कि इसका नाम बदलो। प्रधानमंत्री बन गए ना, तो पहले कहा कि अब इसका नाम प्रधानमंत्री सचिवालय से बदल के प्रधानमंत्री कार्यालय करो। तो शुरू से इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय थोड़ी था, ये तो जून 77 से इसका नाम बदल के हो गया प्रधानमंत्री कार्यालय, और सिर्फ इसलिए इसके पावर को छोटा किया जाए, इसकी शक्ति को कम किया जाए। क्योंकि अगर यह सचिवालय ताकतवर ज्यादा हो जाएगा तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सारी शक्तियों का उपयोग करने लगेगा ये। क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया तो प्रधानमंत्री ही है, और प्रधानमंत्री का जो क्लर्क होगा ना, वो भी हनक में रहेगा। काहे नहीं रहेगा भाई, सब हम ही करते हैं, इसी का इसका नाम छोटा करो। और आज की डेट में एक विभाग है, नाम सुना होगा आपने, रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। पहले ये प्रधानमंत्री सचिवालय के अधीन होता था। मोरारजी देसाई ने इसको हटा के कैबिनेट सचिवालय में भेज दिया 77 से, क्योंकि रा का दुरुपयोग हो रहा था। तो बहुत कुछ किया गया बेटा। तो इसको थोड़ा तुच्छता का बोध देने के लिए ये सब किया गया। वो सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। केंद्र स्तर पे जो सरकार का ताना बाना है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। केंद्र स्तर पे एक तो प्रधानमंत्री है ना बेटा, मंत्री लोग हैं, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमाका मंत्री, मंत्री लोग हैं। और एक भूमिका और है कि ये सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, तब इनको कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट की बैठक कहते हैं। अरे सुना है ना, प्रधानमंत्री का अपना कार्यालय, सारे मंत्रियों का अपना कार्यालय चाहिए। आवश्यकता क्या क्या जरा समझो। प्रधानमंत्री का एक कार्यालय चाहिए, मंत्री लोग जो अपना काम करेंगे उनको भी अपना एक कार्यालय चाहिए, और जब कैबिनेट की बैठक होगी तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे, कैबिनेट के सारे मंत्री बैठेंगे। क्या वहां सचिव की या वहां कार्यालय की आवश्यकता नहीं है? वहां भी कार्यालय की आवश्यकता होगी। उसे कौन देखेगा? उस काम को भी कोई देखने वाला होना चाहिए ना। अब समस्या यह है कि प्रधानमंत्री का सचिव ही देख ले। नहीं समझ पा रहे हो? केंद्र स्तर पे जो सरकार काम करती है वो 3 भागों में बटा हुआ है बेटा। एक तो पीएम, प्रधानमंत्री, इसका अपना काम है जो वो करता है। एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका अपना काम है जो वो करते हैं, रेल मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, अरे इनका अपना काम है जो करते हैं ये लोग। इनके दस्तखत और मुहर से वो विभाग का सारा काम होता है, प्रधानमंत्री से दस्तखत थोड़ी कराई जाती है। और फिर कैबिनेट। तो कैबिनेट क्या है? मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट किसी एक का तो है नहीं, कैबिनेट में प्रधानमंत्री भी हैं और सारे मंत्री हैं। अब समस्या ये हो गई कि इनका भी एक कार्यालय चाहिए ताकि अपने कार्यों को कर सकें। इनका भी एक कार्यालय चाहिए, यानी कैबिनेट मिनिस्टर का, जो अपना काम कर सके। और जब ये सारे लोग मिलके
इकट्ठे बैठेंगे, ये भी रहेंगे और ये सभी लोग रहेंगे। तो अब यहां समस्या ये हो रही है कि यहां कार्यालय का मुखिया कौन होगा। तो तर्क तो ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का जो सचिव रहे वही देख ले, और अगर मंत्रियों के सचिव देखने लगे तो कैबिनेट की बैठक कम, सचिवों की बैठक ज्यादा हो जाएगी। अरे सारे सचिव पहुंच जाएंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी। इसलिए कहा गया सब लोग अपने अपने घर रहिए। यहां एक नया सचिव होगा, वो तभी जिंदा होगा, वो तभी एक्टिव होगा जब कैबिनेट की बैठक होगी। जब कैबिनेट की बैठक नहीं होगी उसका कोई काम नहीं। जैसे कैबिनेट की बैठक होगी वो सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के आ जाएगा कि आ गया हूं, बताएं क्या करना है। और कैबिनेट की बैठक जब खत्म होगी तो ये लोग अपना अपना काम संभाल लेंगे। तो केंद्र स्तर पे 3 प्रकार के सचिवालय, एक प्रधानमंत्री का सचिवालय, एक मंत्री का सचिवालय, एक मंत्रिमंडल सचिवालय। क्लियर है? तो केंद्र स्तर पे कितने प्रकार के सचिवालय बेटा? 3 प्रकार के। क्यों? 3 तरह की भूमिका का निर्वहन हो रहा है। एक प्रधानमंत्री भी अपना कार्य करता होगा, कुछ काम होगा उसके जिम्मे, तो उसको भी एक कार्यालय चाहिए। यहाँ 50 मंत्री लोग हैं, हर मंत्री का अपना अपना कार्यालय चाहिए। वो सचिवालय उन्हीं के नाम पे जाना जाता है, गृह सचिवालय, वित्त सचिवालय, दिमाका सचिवालय, ये कार्यालय होगा। और फिर सब लोग जब एक साथ बैठेंगे तो मंत्रिमंडल की बैठक होगी। अब इसमें कौन वाला सचिव आके मदद करे? तो समस्या तो गंभीर है ना बेटा। प्रधानमंत्री का सचिव आके मदद कर दे थोड़ा अच्छा लगेगा, वही मुखिया है आके मदद करे तो कोई बहुत परेशानी नहीं है। लेकिन कहा गया कि नहीं, वो कार्य अलग है, स्वरूप है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अब अकेले नहीं है। यहाँ पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है, पूरी टीम फैसला करेगी। ये अलग बात है कि फैसला प्रधानमंत्री ही करते होंगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि पूरी कैबिनेट एक साथ बैठ के किसी निर्णय तक पहुंची है। तो किसी का सचिव कहाँ आएगा? यहाँ वहां एक नया सचिव होगा, उसी सचिव को कहा जाता है कैबिनेट सचिव। क्लियर है? वो किसी प्रधानमंत्री, वो किसी मंत्री का सचिव नहीं होता। वो जब एक टीम के रूप में लोग बैठते हैं तब वो सचिव होता है, और वो किसी की नहीं सुनता। कोई मंत्री उसको सुना देगा? वो मंत्री का अधीनस्थ है। प्रधानमंत्री सुना देंगे? हाँ, प्रधानमंत्री सुना देते हैं, सुन लेता है, क्योंकि कैबिनेट के पास वही है। लेकिन वो इंडिविजुअल किसी का सचिव नहीं है। ये लोग इंडिविजुअल सचिव हैं, इसलिए बड़ी हनक वाला पद है वो कैबिनेट सचिव। और एक दिन मैंने बताया था कि भारत की सिविल सेवा का सबसे बड़ा पद है वो। उससे बड़ा पद हिंदुस्तान में कोई नहीं है, क्योंकि किसी एक का सचिव नहीं होता, पूरी राजनीतिक कार्यपालिका का सचिव होता है। उससे बड़ा सचिव कौन होगा? लिख लो थोड़ा शब्दों में। केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर 3 प्रकार के केंद्र स्तर पर 3 प्रकार के सचिवालयों की स्थापना की गई है। केंद्र स्तर पे कितने प्रकार के बेटा? क्यों की गई है पता है ना? क्योंकि वहां की राजनीतिक कार्यपालिका 3 तरह की कृत्य करती है। एक व्यक्तिगत, जैसे गृह मंत्री जब अपने ऑफिस में बैठ गए तो उनको एक कार्यालय चाहिए गृह मंत्री के रूप में काम करने के लिए। प्रधानमंत्री जब अपने कार्यालय में बैठेगा तो उसको भी एक कार्यालय चाहिए जो उसकी मदद करे। और जब कैबिनेट की बैठक होगी तो सारे लोग एक साथ बैठेंगे, वहां भी नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, वहां भी आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं, वहां भी एक कार्यालय की आवश्यकता होती है। तो केंद्र स्तर पे 3 प्रकार के कार्यालयों की आवश्यकता है। क्लियर है बेटा? तो कार्यालय नहीं बोला जाएगा, उसको सचिवालय बोला जाएगा। जब कभी भ्रमित होइए, जब दिमाग कुछ उथल पुथल मचाए, कार्यालय काट के, सचिवालय काट के कार्यालय लिखिए।
समझने के लिए। बात खत्म हो जाएगी उसी वक्त। कहानी खत्म हो गई और अभी गाड़ी वही रुकी हुई है। क्या सुने? अभी शुरू में हमने कुछ बोला तो कुछ सुना? चेंज करके उसको कुछ भी कर दें बेइज्जत करने के लिए। तो सचिवालय को इंसल्ट करने के लिए ऐसा किया गया। इसकी औकात छोटी महसूस हो, लेकिन एक बात कि नाम बदलने से किसी की औकात नहीं छोटी होती। चोर को डाकू कह दो, डाकू को फटीचर कह दो, भिखमंगा कह दो, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन ये किया उन लोगों ने कि इसका नाम बदल के, सचिवालय ही नाम था बेटा, लेकिन इसका नाम बदल के, मैं बार बार कह रहा हूं, जून अभी लिखवाऊंगा, जून 77 में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री सचिवालय से प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया। साइज को थोड़ा छोटा किया गया। फर्क क्या पड़ता है इससे? अंतर क्या आता है? क्या उसकी ताकत घट गई? लेकिन कोशिश की गई कि इसकी ताकत थोड़ी कम रखी जाए। अरे भैया, प्रधानमंत्री का ड्राइवर भी ताकतवर होता है ना? ये तो प्रधानमंत्री के सचिव हैं लोग, जो रातों दिन सलाह मशवरा देते हैं और सलाह मशवरा लेते हैं, उसी के हिसाब से काम होता है। तो शक्ति तो इन्हीं के पास है, आज की डेट में भी है। लेकिन नाम बदल दिया गया जून 77 में। उसका एक राजनीतिक कारण था, जो मैंने आपको बताया। राजनीतिक कारण यही था, वो कांग्रेस की सरकार थी, ये जनता पार्टी की सरकार आई, और इसी सरकार ने सबसे ज्यादा कहर भोगा था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनका तो बस चलता तो प्रधानमंत्री का नाम ही बदल के चौकीदार कर देते, है ना। लेकिन ये कि अब हमारे प्रधानमंत्री तो कहने भी लगे कि भाई मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, मुख्य सेवक हूँ। लेकिन कहने का मतलब यह है बेटा कि जिसके पास शक्तियां होंगी वही ना शक्ति का उपयोग करेगा। तो नाम जो बदला गया वो सिर्फ राजनीतिक कारण था, उसके पीछे अधिकार में कोई कमी थोड़ी हुई। जो प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव है, आज भी है प्रमुख सचिव जो प्रधानमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का जो सचिव होता है वो प्रमुख सचिव कहलाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहलाता है, आज भी होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि वो सचिव की पर्सनालिटी कैसी है और प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व है ना। तो हमारे साहब का व्यक्तित्व तो बहुत निराला है। इनके आगे इनके सचिव वचिव की कुछ चलती ही नहीं। अरे इनके सचिव की हैसियत है कि प्रधानमंत्री के आगे वो कुछ बोल पाएंगे, लेकिन मनमोहन सिंह के भी सचिव रहे होंगे। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। मंत्री और सचिव का संबंध बहुत ही गहरा होता है, बहुत नजदीकी संबंध होता है। सचिव एक एक बातों का राजदार होता है, क्योंकि उसके बिना मर्जी के प्रधानमंत्री या मंत्री सपना नहीं देख पाएंगे। इसलिए बड़ा भरोसेमंद आदमी होना चाहिए, क्योंकि वो एक एक चीज को जानता है, सब उसी के टेबल से होके गुजरता है। अब डिपेंड ये करता है कि अगर प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व हल्का है तो डोमिनेट कर लेता है सचिव। जैसे हमको याद है अटल जी का व्यक्तित्व भी हल्का फुल्का नहीं था, लेकिन उनके सचिव हुआ करते थे ब्रजेश मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हरदम टीवी पे दिखते थे। प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से वही जनता को संबोधित करते थे। अभी साहब के कौन सचिव है पता ही नहीं चल पाता। साहब खुद ही कोट वोट पहन के हम बात करेंगे, तुम काहे बात करोगे भाई। तो डिपेंड करता है व्यक्तित्व पर बेटा, है ना। ये व्यक्तित्व किसका प्रखर है, कौन लीड कर पाता। हमारे प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत निराला है, ये लीड करते हैं हर जगह। इनके सचिव वचिव का कहीं आता पता नहीं होता। लिख लें, 3 प्रकार के सचिवालय होते हैं। पहला बेटा प्रधानमंत्री सचिवालय। कोई बेटा डाउट हो तो पूछो, मैं सक्षम हूं, है ना, आपकी मदद कर दूंगा। अभी नहीं, अभी मत बेइज्जत करो, 77 के बाद बेइज्जत करना, है ना। तो प्रधानमंत्री सचिवालय, आगे केंद्रीय सचिवालय। दूसरा क्या बेटा, केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय माने समझ पा रहे हैं, सारे मंत्रियों के सचिवों का जो समूह है वो इकट्ठे कहलाता है केंद्रीय सचिवालय। अब केंद्रीय सचिवालय जब बोला गया, इसका अभिप्राय है कि कैबिनेट के सभी मंत्रियों के
जो सचिवालय है उनको एक साथ बोला जाएगा केंद्रीय सचिवालय। क्लियर है? तीसरा क्या बेटा? मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय। हो गया बेटा? अब जैसे आप नाम पढ़ोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इनका काम क्या होगा। अब अगर हम कहें प्रधानमंत्री सचिवालय का क्या काम होगा? अरे पहला तो काम यही होगा कि प्रधानमंत्री को सहयोग करना। मुख्य कार्यपालक की हैसियत से प्रधानमंत्री को कुछ कार्य करने पड़ते हैं, वो सारे कार्यों का संपादन प्रधानमंत्री सचिवालय करता है। क्लियर है बेटा? इसके अलावा कुछ विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, जो विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं उनके सचिवों जैसा काम करता है। भाई एक ही बताओ, प्रधानमंत्री का तो एक ही सचिव है ना, तो जो विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होगा उसका ये सचिव तो माना ही जाएगा। बोल नहीं रहे? अगला, प्रधानमंत्री के जितने मेहमान आते हैं, मेहमान मतलब वो रिश्तेदार वाले नहीं, विदेशों से जितने मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष वगैरह जो प्रधानमंत्री से मिलने आते हैं, उनकी सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री सचिवालय की। प्रधानमंत्री का विदेशी प्रवास, यानी जो भी प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा होता है उसको सबको मैनेज करता है प्रधानमंत्री सचिवालय। प्रधानमंत्री के भाषणों को तैयार करता है। ये तो सबसे बवाल वाला काम दिख रहा है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पब्लिक मंच पे जो भी भाषण देते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये सारे भाषणों को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है किसकी? प्रधानमंत्री सचिवालय की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भाषण पढ़ते नहीं है, है ना? तो हमारे प्रधानमंत्री खुद ही सक्षम है, आंकड़े का इनपुट ले लेते हैं, जैसे डेटा वगैरह। जैसे आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री की बड़ी मजेदार बात कि जैसे किसी इलाके में जाते हैं तो वहां की रीजनल लैंग्वेज में कुछ जरूर बोलते हैं। ये सब कुछ मैनेज करता है प्रधानमंत्री सचिवालय। वो जान रहा है कि इनका टेस्ट क्या है प्रधानमंत्री का, वो मुंह देखते हैं ना कि इनकी सोच क्या है, उसी हिसाब से सारा भाषण मैनेज करते हैं। वहां के ख्याति लब्ध अगर कोई व्यक्ति होंगे उस इलाके के, उनका डेटा उपलब्ध करा देगा कि भाषण देते समय इनका उल्लेख करिएगा। अब प्रधानमंत्री करे ना करे उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। तो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है बहुत काम करता है। जैसे आप देखते हैं अभी झारखंड में जाएंगे तो वहां के किसी लोकल लीडर वोडर का नाम बोलेंगे तो प्रधानमंत्री कितना जानकार होता है यार, पूरे भारत में हर जगह की जानकारी रखता है। साउथ में जाएंगे वहां भी ढूंढ लेंगे किसी को। ये सारा काम करता है प्रधानमंत्री सचिवालय। माने एक तरह से कह लो कि हाथ पैर होता है वो प्रधानमंत्री, हर काम हो सकता है। तो कहे जाने चंद्रमा ऋषि पता है आजमगढ़ के लोगों को, और प्रधानमंत्री को पता है। तो सब रिपोर्ट दी गई होगी कि ये है सर, अब छांट ले इसमें किस पे बोलना है आपको, और जिस पे बोलना है उसका डिटेल हम उपलब्ध करा रहे हैं। अरे बेटा बहुत काम होता है। और प्रधानमंत्री बेटा एक व्यक्ति है, इतना बड़ा भारत है और प्रधानमंत्री की व्यस्तता बहुत अधिक होती है। दिन भर इनसे मीटिंग करना, उनसे मीटिंग करना, वहां उद्घाटन करना, वहां ये करना, पढ़ने का मौका कब मिलेगा? तो सब लिखा हुआ टेबल पे रेडी होता है, आप उसको देख लें। प्रधानमंत्री एक बार देखते होंगे, और बाकी तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत सक्षम है, खुद ही बोल लेते हैं। मनमोहन सिंह खाली पढ़ते थे, बिना देखे पढ़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास मौका ही, उनको लगता नहीं था कि हम ये सब कर पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री इसमें महारत हासिल है, वो बढ़िया बोल लेते हैं। लेकिन डेटा उपलब्ध कराया जाता है, आंकड़े नहीं उपलब्ध होंगे तो वो आजमगढ़ के बारे में क्या जानते हैं? बलिया में गए भाषण देने, वो बलिया के बारे में क्या जानते हैं? या कहीं बोलने गए तो उसके बारे में एक व्यक्ति क्या क्या जान लेगा? तो उसको सारे आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाते हैं कि आप इस बारे में ये बोल सकते हैं। अब प्रधानमंत्री डिसाइड करे कि कौन कौन सा मुद्दा उसमें से पकड़ेगा। कपड़े उपड़े भी निर्धारित करता है। नागालैंड में गए तो टोपी कौन सी लगानी है? ये बड़ा काम है भाई। ठीक है बेटा, एक बात कि ऐसे सभी संसदीय प्रश्नों को तैयार करता है जो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होते। संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं
जो किसी मंत्रालय के अधीन अगर हुए तो मंत्री समझे बूझे, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो किसी मंत्रालय से संबंधित न हो तो उसका उत्तर भी तैयार कराता है कौन? प्रधानमंत्री सचिवालय। तो थोड़ा सा लिखोगे, लिख लें। प्रधानमंत्री सचिवालय, लिख लें। पॉइंट बना बना के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और ये सब इतने खतरनाक प्रश्न होते हैं ना बेटा कि परीक्षा में आ जाएगा तो सोचने लगोगे कि ये माना जाए कि ना माना जाए, माने इसको उत्तर में रखा जाए कि ना रखा जाए। इसीलिए बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं, और जब तक आप इसका अध्ययन करके महसूस नहीं किए उत्तर नहीं बता पाएंगे। लिख लें। पहला, प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यपालक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करना। प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यपालक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के रूप में सहयोग करना। अगला बेटा, उन सभी विभागों के सचिव के रूप में कार्य करना जो प्रधानमंत्री के अधीन हो। उन सभी विभागों के सचिव के रूप में कार्य करना जो किसके बेटा? प्रधानमंत्री के अधीन हो। नेक्स्ट बेटा, उन सभी संसदीय प्रश्नों को स्वीकार करना तथा उसका उत्तर उपलब्ध कराना जो किसी अन्य मंत्रालय के अधीन ना हो। तो एक बात तो समझ में आ गई ना बेटा कि जो संसदीय प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्री से, तो उसका उत्तर कौन तैयार करता है? सचिवालय तैयार करता है। मंत्री जी खाली जाके कागज पढ़ देते हैं, इसका फलाना उत्तर है। क्लियर है बेटा? आगे, प्रधानमंत्री के विदेशी राजकीय अतिथियों का प्रबंधन करना। राजकीय अतिथियों का, अतिथि माने जो गेस्ट आते हैं हमारे देश में, उनका प्रबंधन करना। क्लियर है? अगला, प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का प्रबंधन करना। आजकल मुझे लगता है यही सबसे बड़ा काम होगा, है ना? प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का प्रबंधन करना। अगला बेटा, प्रधानमंत्री के भाषणों को तैयार करना। ये सब पोर्टफोलियो में वर्णित कार्य है बेटा, मैंने ये मत समझना मेरे मन में जो जो आ रहा है मैं बोल दे रहा हूं। प्रधानमंत्री के भाषणों को तैयार करना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की ओर से प्रेस अथवा मीडिया को, प्रधानमंत्री की ओर से प्रेस अथवा मीडिया को संबोधित करना। तो लिखा कम गया है, काम है ज्यादा, है ना? जितना लिखा गया है उससे बहुत ज्यादा काम है। और पहली ही लाइन सारे कार्यों को डिफाइन कर दे रही है कि प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यपालक के रूप में सभी कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करता है। जो जो काम प्रधानमंत्री का है सारा काम उनका सचिवालय करता है। एक नोट बनाओ बेटा, लिखे। जून 1977 में, जून 1977 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय, 60 में इसको पीएमओ कहते हैं,
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ कर दिया गया। अब ये आप समझिएगा कि काहे कर दिया गया। ये तो तथ्यात्मक है कि भाई नाम पहले प्रधानमंत्री सचिवालय ही था, लेकिन उसका नाम बदल के 77 में प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। ये खींच के मारे किया गया, ये गुस्से में किया गया, तुच्छता का बोध कराने के लिए किया गया। प्रमुख सचिव आज भी प्रमुख सचिव है, वो बदल थोड़ी गया, लेकिन अब बैठ रहा है सचिव और नाम है कार्यालय। ये थोड़ा आश्चर्य, जहां सचिव बैठेगा वो सचिवालय होगा। अरे सचिव का घर सचिवालय माने, संधि विच्छेद करो तो यहां तो बैठ रहा है सचिव, लेकिन सचिवालय नहीं, कार्यालय। सिर्फ तुच्छता का बोध कराने के लिए। आगे लिखें, प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठतम सचिव प्रमुख सचिव कहलाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्रमुख सचिव कहलाता है। तो पीएमओ का सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन है? प्रमुख सचिव। उसको सचिव खाली नहीं बोला जाता जी। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं? कोई ना कोई तो रहेगा ही यार, वो कोई इश्यू नहीं है, वो तथ्यात्मक चीज। अभी कल बदल रहे प्रधानमंत्री का मन, लेकिन उनके कार्यालय का जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होगा वो प्रमुख सचिव कहलाएगा। वो जो भी हो वर्तमान समय में, उसका कोई इश्यू नहीं। आगे बढ़े बेटा, केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय। तो अब आज के बाद कहीं केंद्रीय सचिवालय शब्द दिख जाए तो हम जो बता रहे हैं वही महसूस करिएगा। केंद्रीय सचिवालय का मतलब है कि केंद्र के कैबिनेट स्तर के सभी मंत्रियों के सचिवों का समूह, कार्यालयों का समूह केंद्रीय सचिवालय का। बिल्डिंग है बेटा, भवन है, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। तो इसी में सारे मंत्रियों का सचिवालय है। अगल बगल के कमरों में आप देखेंगे तो कोई फलाना मंत्री बैठा है, ढमाका मंत्री बैठा है, तो उनका अपना अपना कार्यालय सबका अलग अलग होता है। तो सब इकट्ठे जो सारे समूह को जो बोला जाएगा केंद्रीय सचिवालय का। लिख लो शब्दों में, केंद्र स्तर के, कैबिनेट स्तर के। लिखो बेटा। साउथ ब्लॉक पहुंच गए क्या? साउथ ब्लॉक में घूम रहे थे? नहीं, बड़ा स्ट्रिक्ट एरिया है, बहुत सुरक्षित एरिया है। लिखिए, केंद्र स्तर पर सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के सचिवालयों का समूह क्या कहलाता है बेटा? केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। कुछ डाउट आउट हो तो बात कर लो। केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। वित्त सचिवालय इसी का हिस्सा है, गृह सचिवालय इसी का हिस्सा है, रक्षा सचिवालय इसी का हिस्सा है। जितने सचिवालय हैं सबको अलग अलग नाम नहीं लिया जाता, सबको इकट्ठे एक शब्द से संबोधित कर दिया जाता है, केंद्रीय सचिवालय। लिखें, इसमें प्रत्येक मंत्रियों के पृथक पृथक सचिवालय होते हैं। प्रत्येक मंत्रियों के पृथक पृथक माने अलग अलग सचिवालय होते हैं, जिनका वरिष्ठ अधिकारी सचिव कहलाता है। इनके आगे पीछे नहीं लगता कुछ। जिसका वरिष्ठ अधिकारी क्या कहलाता है बेटा? सचिव कहलाता है। तो इनका क्या काम होगा? तो सोच के भी तो लिख ही सकते हो।
एक मंत्री के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करता है, मंत्री का परामर्शदाता होता है, मंत्री का सलाहकार होता है, मंत्री को सलाह देता है, एडवाइस देता है, और मंत्री के रूप में सदन में उसके सभी कार्यों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। यानी मंत्री से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न मंत्री से नहीं पूछे जाते, वो प्रश्न सही मायने में सचिव से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसका उत्तर तैयार करता है सचिवालय। मंत्री नहीं कर पाएंगे ना बेटा, रिसोर्सेज ही नहीं है, क्योंकि मंत्री तो आज फलाना मंत्री है, कल ढमाका मंत्री हो जाएंगे, परसों कौन मंत्री हो जाएंगे, क्या क्या आंकड़े रखेंगे। आंकड़े कौन रखता है बेटा? सचिव। और मुझे लगता है कि एक महान व्यक्ति ने कमेंट किया था, कहा सदन में जब प्रश्न मंत्री से पूछे जाते हैं तो हृदय सचिव का धड़कता है। प्रश्न मंत्री से पूछा जाता है, धड़कने बढ़ जाती है सचिव की कि भैया अब आफत हमारे जिम्मे आ गई, अब सारा डेटा सारा आंकड़ा निकालो, पेपर पे प्रस्तुत करो, मंत्री के समक्ष रखो। इसीलिए जो प्रश्न काल में प्रश्न पूछे हैं 10 से 21 दिन की पूर्वावधि पे पूछे जाते हैं। इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि खड़े होके चलिए बताइए, ऐसे थोड़ा ही होता। कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन की पूर्व सूचना पे प्रश्न पूछिए, ताकि सचिवालय को अलर्ट किया जाए और सचिवालय सारा डेटा इकट्ठा करे और हम वहां जाके पढ़े और कुछ भी पढ़ दे। पहले का उत्तर तीसरे पर, तीसरे का उत्तर चौथे पर, लेकिन हम पढ़ेंगे खाली। अब हमारे बस का कुछ नहीं है, बजट अगले वर्ष का पढ़ रहे हैं, पिछले वर्ष का। तो अब सचिव कर देना बेटा ये सब, तो सस्पेंड हो जाए और ये लोग कर देंगे मुस्कुरा के सॉरी, बात हो गई। चले लिखें, संबंधित मंत्रालय के, अभी राज्य तक आएंगे बेटा, घबराओ मत, राज्य सचिवालय पे भी बात करेंगे। क्या लिखा बोलो? संबंधित मंत्रालय के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यह मंत्री को सहयोग करता है। यह माने कौन? सचिवालय। कुछ ने सचिव बोला, कुछ ने सचिवालय बोला, तो चलो हम आपके पास चॉइस दे रहे हैं कि इसमें से सही शब्द कौन सा चुनेंगे आप, सचिव की सचिवालय। अच्छा, ढेर सारे हमारे मित्रों के दिमाग में मुझे लगता है कुछ खुरापात चल रही है, तो थोड़ा उस पर हम बात कर लें। आपको लगता है कि मंत्री की मदद करने के लिए एक आदमी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी फौज होती है। अरे एक तो सचिव है ना खाली बेटा, वो मुखिया है, वही थोड़ी है। अब जैसे मैंने बोला था कि उसके बाद फिर होंगे एडिशनल सेक्रेटरी, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। फिर हर एडिशनल सेक्रेटरी के अधीन एडिशनल होगा या ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, फिर हर के अधीन डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, फिर हर डिप्टी सेक्रेटरी के अधीन 2-2, 3-3 अंडर सेक्रेटरी होंगे, फिर हर अंडर सेक्रेटरी के अधीन आरओ एआरओ होंगे। अरे पूरी फौज होती है, लेकिन उस फौज का कमांडर सचिव होता है। सचिव भी अकेले सब कुछ थोड़ी कर पाएगा, उसके बस का है। तो पूरा परमाणु बम जैसा डिजाइन बनी हुई है बेटा, शुरू से एक से है। एक सचिव हो गया, सचिव के अंडर में 3-3, 4-4, 5-5 एडिशनल या ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं। वो भी अपने आप को सचिव से कम नहीं समझते, नहीं, काम भी उनके जिम्मे कम नहीं होता। उनके अंडर, ध्यान से सुन लो बेटा, क्योंकि दोबारा तो नहीं पढ़ाऊंगा इसको, जो बोल रहे हैं उसको सुन लो। उनके अंडर फिर होंगे कौन बेटा? डिप्टी सेक्रेटरी। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी के अधीन 2-2, 3-3 ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं। उनके अधीन फिर अंडर सेक्रेटरी। तो आप बस ये समझो कि पूरा का पूरा कुनबा वहां मौजूद है, एक आदमी नहीं है खाली। सचिव तो बस आदेश देता है कि डेटा ले आइए, आरओ आरओ जुट जाएंगे, फिर वो जाएगा अंडर सेक्रेटरी के पास, अंडर सेक्रेटरी फॉरवर्ड करेगा डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी फॉरवर्ड करेगा ज्वाइंट एडिशनल सेक्रेटरी के पास। वो सब अध्ययन होता चला जाएगा, लास्ट में फिल्टर्ड मामला पहुंचेगा सचिव के पास। सचिव ले जाके मंत्री के टेबल पर रख देगा, ये है चिड़िया बैठा, ये मंत्री देखेंगे सब ठीक है ना, कहीं इस्तीफा वाला नहीं ना पेपर है।
नहीं, बड़े भरोसे का मामला है ना। अरे बेटा 50-50 फाइलों पे साइन करनी होती है, पेज वो पलटता है साहब सर, फिर उसी में एक तो रिजाइन वाला भी है, तो बवाल हो जाएगा ना भाई। तो भरोसे का मामला है। चले, एक दिन आपको बताया था बेटा सचिवालय में सचिवों का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है, उसको दोबारा क्या लिखोगे? आगे बढ़ें। हाँ, लिखें संसदीय प्रश्नों के उत्तर को संबंधित मंत्री का सचिवालय ही तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संबंधित मंत्रालय के संबंधित नीतियों के निर्धारण में मंत्री को सहयोग करता है। एक बार नहीं, कई बार बोलेंगे। अगला, संबंधित मंत्रालय के नीतियों के निर्धारण में मंत्री को सहयोग करता है। यानी कुल मिला जुला के जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो नीति बनाई जाती है, वो मंत्रालय ही बनाता है बेटा, है ना। अगला, संबंधित मंत्रालय से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो संबंधित मंत्रालय, कोई विधेयक जो सदन में आता है, इधर देखो इधर देखो, कोई विधेयक जो सदन में आता है वो किसी न किसी मंत्रालय की ओर से आता है। तो जिस भी मंत्रालय के संबंधित वो विधेयक होगा, उस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने का उत्तरदायित्व सचिवालय का होगा। वही लिखा रहा हूं, लेकिन अब भूल गया मैं क्या लिखी, जरा सा लाइन बोलो। कोई विधेयक आता है तो उसकी ड्राफ्टिंग सचिवालय ही करता है। यानी ड्राफ्ट तैयार करने का काम किसका होता है बेटा? सचिवालय का होता है। माने कुल मिला जुला के ठेठ भाषा में समझो, सब कुछ सचिवालय होता है। चेहरा खाली मंत्री का होता है, बाकी दिल दिमाग हाथ पैर सब कौन होता है बेटा? सचिवालय होता है। यही सब कुछ करता है। मंत्री कर भी नहीं सकता ना बेटा, संभव भी नहीं है, क्योंकि मंत्री को जब चुना जाता है तो उसकी योग्यता के आधार पर तो चुना नहीं जाता, उसकी जनता की पसंद के आधार पर चुना जाता है। जनता ने उसको चुन लिया है, बहुमत से जिताया है, तो मंत्री बनी जाते हैं। अब ये लिटरली संभव नहीं होता कि कोई मंत्री हर विषय का जानकार हो, तो आखिरकार वो काम कैसे करेगा? तो उसको एक बढ़िया सा ऑफिस दिया जाता है जिसमें पूरे एक्सपर्ट की फौज होती है। लेकिन एक्सपर्ट की फौज अपने मन से काम नहीं करती। मोरारजी देसाई बड़े अच्छे प्रशासक थे, उन्होंने एक बार बड़ा अच्छा कमेंट किया था, कहा कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं या कोई भी, ये बहुत अच्छे घोड़े जैसे होते हैं। डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया दौड़ेंगे, इनका सवार कितना बढ़िया है, राइडर। तो राइडर अगर अच्छा है तो बेहतरीन दौड़ेंगे, और राइडर अगर गड़बड़ है तो रास्ते में पटकेंगे। ये तय है। पूरे देश को सचिवालय चलाते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है उनका मुखिया कैसा है। बस उसका चेहरा देखते रहते हैं। मुखिया अगर हंसा तो पूरा सचिवालय हंसेगा, और मुखिया अगर गुस्से में हुआ तो पूरे सचिवालय की आंखें लाल हो जाएंगी। एकदम वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं, जैसा इशारा मिलता है वैसा कार्य करते हैं। अरे भाई एक चीज बताओ, हमारे मुख्यमंत्री बदले हैं ना, कि सारे आईएएस अधिकारी बदल गए, सारे पुलिस वाले बदल गए? सब वही है ना, बस कोई यहां से वहां ट्रांसफर हुआ है। कार्यप्रणाली देखो, चढ़ जा रहे बुलडोजर लेके तुरंत। तो क्या है इरादा? क्योंकि कहा था ना हमारे मुखिया ने, मिट्टी में मिला देंगे, तो आपने कहा है हम मिलाते हैं। ये इनका बड़ा अजीब सा दस्तूर होता है। मुखिया की जैसी भावना, एग्जीक्यूशन वैसा ही होगा। क्लियर है? अभी मैंने किसी मंत्री को सुना कहते हुए कि गाड़ी इनकी भी पलट सकती, तो किसी ने कहा कि गाड़ी पलट सकती है, आपको पता है? कहा नहीं मुझे नहीं पता, भगवान को पता है। और पलट जाएगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो बड़ा र्यूमर फैला हुआ है, देखो क्या क्या होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा कि जो प्रशासनिक अमला है वो सिर्फ अपने मंत्री का मुंह देखता है। इरादे जैसे होंगे कर दिखाएंगे, वैसे वो करते ही करना पड़ता है। मैंने कहा मुखिया बदलते हैं ना बेटा, पूरे नीचे का कारवां थोड़ी बदल जाता है।
लेकिन कारवां से ये उम्मीद की जाती कि आप भरी हुई बंदूक जैसा व्यवहार करें, जैसे बंदूक के पास कोई नैतिकता नहीं होती, बंदूक के पास कोई इमोशन नहीं होता, बंदूक के पास कोई भावना नहीं होती। बंदूक बस ये कहती कि मेरा ट्रिगर दबा के देखो, गोली चलेगी, सामने कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है बंदूक को कि भाई कोई बड़ा निरीह आदमी, अरे नहीं 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 चलेगी, बेचारा मर उड़ जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बंदूक से लेना देना कुछ नहीं है। तो कहा जाता है प्रशासन को एक बंदूक जैसा व्यवहार करना है, आका जो आदेश दे रहा है उस आदेश का पालन करना है। बस ये ध्यान रखना है कि वो आदेश विधि के अनुरूप ही हो, विधि के विरुद्ध ना हो। उसका पालन आंख बंद करके करना है, सोचना कुछ नहीं है। जैसे बंदूकें कुछ नहीं सोचती, अपनी बंदूक लेके अपनी कनपट्टी पे लगाओ, बंदूक सोचेगी कि हमारे मालिक हैं, कैसे चल जाए, है ना, इन्होंने पैसा वैसा से हमें खरीदा है, अरे खोपड़ी उड़ जाएगी पल भर में, है ना। तो यही काम है बेटा प्रशासन का, जो कहा जाएगा वो करना है, सोचना आपको नहीं है। सोचने का काम जिनका है वो सोच रहे हैं। चले आगे बढ़े। मंत्रिमंडल सचिवालय, थोड़ा थोड़ा सब पे बात हो जाए बेटा। अपने मन से नहीं, अपने मन से सलाह दे दिए तो अपने मन से कहीं और चले जाएंगे। ये एक्चुअल में देखो नहीं समझ पा रहे हो क्या मामला है। ये तो बड़ा एक अच्छा सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है हायर कमिश्नर में कि मंत्री सचिव के संबंध में बैठे पढ़ी लिखी है, तो आप नहीं लिख पाओगे, अभी वहां तक सोच नहीं पहुंची आपकी। लेकिन एक बात महसूस करिए कि नहीं, वही तो कोशिश है मेरे बेटा कि आप कुछ महसूस करें, नहीं तो हम नाम ही कहाँ लेते। एक बात मुझे बताओ कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो मंत्री का है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो सचिव का बिल्कुल नहीं है। सचिव चुना हुआ थोड़ा ही है, सचिव अपनी योग्यता से, अपनी मेरिट से परीक्षा दे के आईएएस बना है, वो अस्थायी वेतनभोगी कर्मचारी है। और मंत्री क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति है। सदन में उसको सामना करना होगा संसदीय प्रश्नों का, उसे जवाब देना होगा देश की जनता को, सदन को, कि सचिव को जवाब देना होगा। और कहा जाता है कि भारत में मंत्री को उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, यानी विभाग का कोई कर्मचारी कुछ भी गड़बड़ करेगा उसका सामना मंत्री को करना होगा, क्योंकि प्रश्न उससे नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न मंत्री से पूछा जाएगा। और मंत्री सदन में सीना तान के प्रश्न का मुकाबला करेगा और हर संभव बचाव करने की कोशिश करेगा। अपने जो बच्चे लोग हैं ना, इनको बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। तो मंत्री को उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। जब आपको पता है कि आदेश देने वाले को पकड़ा जाएगा, गोली चलाने वाले को बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा, तो गोली चलाने वाला तो बस मौका मिले नहीं, जिधर मन करे उधर ही गोली चला देगा, फंसोगे आप। तो कहा यह जाता है कि सचिव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है संसद में, जबकि कार्य सारा सचिव ही करता है। संसद में जिम्मेदार। अच्छा एक चीज बताओ, अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, संसद में प्रश्न किसी एआरएम डीआरएम से नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न मंत्री से, ट्रेन क्यों लड़ी, तो मंत्री कह दें कि हम क्या जाने कैसे लड़ी, अब कोई झंडा झंडी गलत दिखा दिया होगा तो ट्रेन लड़ गई, ऐसे कह के निकल जाएंगे। अभी एक बात मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश से किसी जिले में अगर गड़बड़ हो जाए पुलिस से और जनता आक्रोशित हो जाए, सड़कों पर उतर जाए, तो प्रश्न डीएम और एसपी से पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा कि क्यों गड़बड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमको पता नहीं, हम पता लगा रहे हैं, बच जाएगी जान। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, ये कह के जान थोड़ी बचेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री की होती है, हाथ पर ये लोग होते हैं। समस्या ये है कि करेंगे ये और भरेंगे मंत्री, तो ये करने वालों को बहुत सोच समझ के रखा जाता है कि कहीं अपने मन से कुछ ना कर दें, कहीं कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमारी जान सासत में हो जाए। तो सिर्फ अपने आका का मुंह देखते हैं, योग्य बहुत हैं, बस वो इंतजार करते हैं हमारे आका की इच्छा क्या है। तो मंत्री सिर्फ अपनी इच्छा बताता है कि भाई ये इच्छा है, ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा है। जुट जाता है सचिवालय उसको धरातल पर उतारने के लिए कि धरती पे इसको कैसे दिखा देना है, अक्षर सह मंत्री की भावनाओं को योजनाओं में दिखा देना है, यही सचिवालय का काम।
अपने मन से कुछ नहीं। और अपने मन से अगर करने लगे तो फिर जनता के प्रतिनिधियों का मतलब भी क्या बना, फिर हमारी सरकारों का क्या मतलब बना। सलाह अगर वो मांग सकते हैं, मंत्री कहेगी भाई इस विषय पे तुम्हारी क्या राय है, तो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उनकी राय को मानने के लिए मंत्री बातें थोड़ी है, कहेगा चुप रहो, अंड बंड बताते रहते हो, जाओ यहां से। भाई आका तो वही है। हाँ, अच्छी सलाह दिया तो हो सकता है तारीफ करें कि बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया सलाह दी है। ये सलाह देने वाले भी अपनी आका का मूड, माहौल, इच्छा देखते रहते हैं, इनकी क्या इच्छा है उसी हिसाब से सलाह देते हैं। चलो लिखें। जब कैबिनेट, अच्छा इसका थोड़ा सा इतिहास सुन लो, बहुत जरूर, बहुत जल्दबाजी भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है। इसका जो इतिहास शुरू हुआ बेटा, वो इतिहास बहुत बाद का है ना। बात का ये है कि 1861 में जब पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया, केलिंग ने लागू किया, तो एक तरह से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था बन गई। पढ़ा है आपने, उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके पहले भारत में मंत्रिमंडल जैसा कोई शब्द नहीं था, पोर्टफोलियो या विभागीय व्यवस्था जैसा कुछ नहीं था। तो 1861 में जब पोर्टफोलियो सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो अब उसमें हुआ क्या कि जो वायसराय होता था ना बेटा, गवर्नर जनरल जो था, वायसराय बाद में नाम हुआ, तो उसका एक निजी सचिव होता था। किसका? वायसराय। और ये जो परिषद होती थी, जिसको मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, भाई इनकी भी तो टीम होती थी ना, 4 लोग 5 लोग, 6 लोगों की होती होगी, इनका एक सचिवालय बना दिया गया। क्लियर है। लेकिन जब इनकी बैठक होती थी तो निजी सचिव नहीं आता था। जो वायसराय का या गवर्नर जनरल का निजी सचिव होता था, उनकी बैठकों में शामिल होने नहीं आता था। अरे इनका नाम है सेक्रेटरी, अंग्रेजी में, जो सिक्रेसी बनाए रखे, गोपनीयता को बनाए रखे। गोपनीयता बाहर नहीं जानी चाहिए। मंत्री के दिमाग में जो चल रहा है, जो उसकी योजनाएं चल रही हैं, वो बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए तो पद का नाम ही रखा गया। तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ लॉर्ड वेलिंगटन बने ये गवर्नर जनरल। तो इन्होंने क्या किया कि परिषद की बैठकों में, यानी कैबिनेट की जो बैठक होने लगी, उसमें अपने निजी सचिव को लेके आने लगे। पहले निजी सचिव नहीं आता था। वायसराय का या गवर्नर जनरल का जो निजी सचिव था, वो परिषद की बैठकों में शामिल नहीं होता था। वेलिंगटन ने क्या किया कि परिषद की बैठकों में अपने सचिव को बुलाना शुरू कर दिया, निजी सचिव को, कि तुम देखना क्या हो रहा है, नोटिंग ड्राफ्टिंग करना। अब एक व्यक्ति 2-2 भूमिका निभाता था। आज की डेट में अगर बात करें, प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में भी और कैबिनेट के सचिव के भी रूप में। 1935 से दोनों पद अलग अलग कर दिए गए, यानी जो वायसराय का सचिव था वो अलग पद बना दिया गया, और कैबिनेट की बैठक यानी परिषद की बैठक में अलग सचिव बना दिया गया। और हम लोग जब गणतंत्र हुए तो हम लोगों ने भी उसी व्यवस्था को आगे बनाए रखा, और उचित भी यही था कि एक ही व्यक्ति दोनों काम क्यों देखे, अलग अलग काम है तो अलग अलग व्यक्ति रहे। लिखोगे क्या? हेडिंग बना लिए? नहीं, ये जो हिस्ट्री मैंने बताया ये लिखोगे, लिखना चाहोगे? कोई जरूरत, देखो मतदान होगा, लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लिख लो 2 लाइन, कोई परेशानी नहीं, लिखें। सन 1861 में जब लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू की, तो परिषद का सचिवालय बना दिया गया। परिषद का क्या बेटा? सचिवालय बना दिया गया। ठीक है। परंतु इसकी बैठकों में वायसराय का निजी सचिव सम्मिलित नहीं होता था। वायसराय का निजी सचिव सम्मिलित नहीं होता था। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, राज्य में भी आना है ना। निजी सचिव सम्मिलित नहीं होता था,
लॉर्ड वेलिंगटन ने, और जहां तक मुझे याद आ रहा है बेटा 1931 से 1936 तक इनका कार्यकाल रहा, देख लीजिएगा। लॉर्ड वेलिंगटन, जहां तक मुझे याद आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन ने एक नई परंपरा का प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया बेटा? कि परिषद की बैठकों में अपने निजी सचिव को भी शामिल करने लगे। परिषद की बैठक में अपने निजी सचिव को भी सम्मिलित करने लगे। (1935) भारत शासन अधिनियम के द्वारा इन दोनों पदों को पृथक पृथक कर दिया गया। अलग अलग कर दिया गया। गणतंत्र होने के उपरांत इस प्रणाली को बनाए रखा गया। गणतंत्र होने के उपरांत इस प्रणाली को क्या किया गया बेटा? बनाए रखा गया। ये तो छोटा सा हिस्ट्री हो गई बेटा, है ना? ये कैसे कैसे चलाया, 2 लाइन में हो गया। अब इसका काम क्या है बेटा, ये करता क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, वो थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिखें, कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय का कार्य उस समय प्रारंभ होता है जब मंत्रिमंडल की बैठकें प्रारंभ होती हैं। तो मंत्रिमंडल का मतलब आप समझते ही है बेटा। मंत्रिमंडल माने क्या? प्रधानमंत्री खुद और कैबिनेट के सारे मंत्री, है ना भाई? तो जब ये एक साथ बैठ जाएंगे तब इसका काम शुरू हो जाएगा। और जब ये अलग अलग हो गए तो उनके अलग अलग सचिव काम संभाल लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब कैबिनेट की बैठक होगी तब इसकी भूमिका शुरू होगी। जब कैबिनेट की बैठक समाप्त होगी तो सबके अपने अपने सचिव उनकी भूमिका संभालेंगे। प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव संभाल लेगा, अलग अलग कैबिनेट के मंत्रियों के उनके उनके सचिव संभाल लेंगे। लेकिन जब ये सारे लोग आएंगे तो प्रधानमंत्री का न प्रमुख सचिव आएगा, न किसी कैबिनेट मंत्री का सचिव आएगा, सब अपने घर रहें। फिर वहां काम संभालेगा कौन? तो इसीलिए तो कहा जाता है बेटा, एक सचिव एक मंत्री का सचिव होता है, प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री का सचिव होता है, और कैबिनेट सचिव सबका सचिव होता है। अरे इससे बड़ा कौन सचिव भाई? आप एक के सचिव हो, हम यहाँ लगभग सैकड़ों के सचिव हैं इकट्ठे। क्लियर है? इसलिए भारत का सबसे बड़ा पद है। काम इसका क्या है सुन लो, फिर लिखना। इसका काम सिर्फ यह है कि कैबिनेट की बैठक के एजेंडा को निर्धारित करना, भाई किस मुद्दे पे कैबिनेट की बैठक हो रही है उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग करना, और कैबिनेट की बैठक के निर्णयों को, कैबिनेट की बैठक किसी काम के लिए होती है, किसी उद्देश्य के लिए होती है, तो कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है वो जिस जिस मंत्रालय से संबंधित होता है। भाई निर्णय का जैसे मान लीजिए कि पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे जवान मर गए, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुला लिया। इस कैबिनेट की बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा हुई होगी? कि किसानों की स्थिति बड़ी गंभीर है देश में। मुद्दा एक रहा होगा कि भारत पर हमला हुआ है, क्या किया जाए। तो कोई ना कोई निर्णय तो होगा ना। लेकिन वो निर्णय मुझे लगता है कि कुछ मंत्रालयों से संबंधित होगा, और मुझे लगता है सीधे सीधे दिख रहा है रक्षा मंत्रालय से संबंधित होगा। तो कोई कैबिनेट की बैठक होगी, नहीं रक्षा मंत्रालय से भी हो सकता है, किसी अन्य मंत्रालय से भी हो सकता है राज्य से भी संबंधित हो जाए, हो सकता है एनएसएस से संबंधित हो जाए। वो किसी से संबंधित निर्णय हो सकता है, एक मंत्रालय से संबंधित हो सकता है, एक से अधिक मंत्रालयों से भी संबंधित हो सकता है।
हो सकता है इस निर्णय में रेल मंत्रालय की भी जरूरत पड़े, हो सकता है गृह मंत्री की सहयोग की जरूरत पड़े। तो जाहिर सी बात है कि ये निर्णय जिन जिन मंत्रालयों से संबंधित होगा, कैबिनेट मंत्री उन मंत्रालयों को आधिकारिक रूप से सूचित किया जाएगा कि कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है और मुझे आपसे यह कहने का निर्देश मिला है। और ये बिल्कुल नहीं कहता कि हम आपको ऐसा आदेश दे रहे हैं, वो हमेशा ये कहता है कि मुझे आपको ये कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। एक बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कैबिनेट सचिव सचिवों का सचिव नहीं है, वो किसी सचिव को आदेश नहीं दे सकता, वो सिर्फ समन्वय स्थापित करता है। ये पूछा अभी ये यूपीएससी की परीक्षा में। और आपको क्या लगता है कि जहां सन होता है, जहां डेट होती है, जहां कुछ तथ्य होता है, वही पूछा जाएगा आपसे? ये पूछा गया कैबिनेट सचिव का काम क्या है, और विकल्प में वही उत्तर आपको करना था कि ये समन्वय स्थापित करता है। था विकल्प, भाई जाके देख लेना। तो ये क्वेश्चन जो होंगे ना, सबके बस का नहीं है, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो एक डेट, आप ढूंढ रहे हो एक तारीख, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना बेटा। तो कैबिनेट फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी भावना को समझो। कैबिनेट सचिव हर सचिवों का वरिष्ठ तो माना जाता है, लेकिन कैबिनेट सचिव किसी सचिव को आदेश निर्देश नहीं दे सकता। क्लियर है? उसका काम सिर्फ यह है कि कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को अवगत करा दे, संबंधित मंत्रालय को सूचित कर दे कि ये कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है और आपको ये निर्देशित हुआ है ये करने के लिए, आपको करे, आदेश नहीं दे सकता। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट सचिव किसी भी सचिव को आदेश नहीं दे सकता, वो सिर्फ कैबिनेट की बैठक के निर्णयों को उन तक पहुंचा सकता है कि कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है और हम आपको सूचित कर रहे हैं। करना है करो, नहीं करना है मत करो, हमसे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? हाँ, केंद्र में सिविल सेवा का सबसे वरिष्ठ पद है, इसमें कोई शक वहां नहीं है, लेकिन यह मत समझ लेना वो सारे सचिवों का बॉस है। सचिवों का बॉस मंत्री होता है, कैबिनेट सचिव नहीं होता। क्लियर है? कैबिनेट सचिव ही बॉस हो जाए सचिवों के तो फिर तो काम बढ़िया होगा। मंत्री का ऐसा करो, कैबिनेट सचिव कहेगा बिल्कुल नहीं, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। ये क्या करता है, फिर से सुनो, समन्वय स्थापित करता है। समन्वय समझते हो? दो पक्षों के बीच में बातचीत करा देना, है ना? और सहयोग, सहयोग बड़े करीब करीब शब्द हैं। सहयोग और समन्वय आम बोलचाल में जो तबीयत लेती वही एक्सीलेटर दबा देते हैं। बड़ी ठीक ठाक दूरी है दोनों में। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, है ना? कोऑपरेशन माने सहयोग और कोऑर्डिनेशन माने समन्वय। क्या अंतर है? अच्छा, पहले सहयोग बता दो तो समन्वय बताना। सहयोग माने किसी की मदद करना, हेल्प करना, सहयोग। और समन्वय कुछ करेंगे नहीं, बस अच्छा पहले बोल देंगे। परिभाषा गढ़ने में माहिर हैं आप लोग, और ऐसा बिल्कुल ना करें, लेने का देना पड़ जाएगा। हाँ, एक मिनट। अच्छा चलो छोड़ो, ठीक है। वहां कहाँ चले गए? हम तो एक ऐसा शब्द पूछे हैं जिसकी सामान्य अर्थ बताना है, सदन उदन क्या बोल। अच्छा, उदाहरण से बता रहे थे, चलो कोई बात नहीं। बस एक चीज बता दो, क्या समन्वय में सहयोग नहीं होता? सहयोग भी सहयोग है, समन्वय भी सहयोग है। अभी तो बोला कि समन्वय में भी सहयोग रहता है। अरे उलझ जाओगे बेटा। सुनो, आज थोड़ा लंबा चलने वाला है भाई, तैयार रहिएगा, है ना? इसमें भी दो पक्ष होते हैं, इस सहयोग में भी दो पक्ष होगा। रुको, ये बच्ची बताएगी, ये सही सोच रही है, सही दिशा में। हाँ बोलो बोलो। बड़ी जात के बीच में अगर समन्वय स्थापित करना है सरकार को, तो
छोटी जात का सहयोग करके और बड़ी जात से समन्वय सब। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो एक बात, मैं इतने दिन में एक चीज तो महसूस कर ही लिया कि परिभाषा गढ़ने में माहिर हो, और परिभाषा गढ़ने से परिभाषा नहीं बनेगी, जो है वही है। और ये कि सामान्य बुद्धि से, सामान्य समझ से कुछ आप दिशा देने की कोशिश करोगे तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि सामान्य बुद्धि का मामला नहीं है ये एकेडमिक मामला है। ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। ठीक है, चलो हम आपको बता, सहयोग में समन्वय नहीं होता, समन्वय में सहयोग होता है ना। कंप्यूटर पढ़ा है किसी ने? कंप्यूटर की भाषा एक तो भाषा है सी, एक तो है C++। नहीं, उधर मत जाओ अभी। तो एक C है, एक C++ है। तो C++ मतलब C से थोड़ा एडवांस, यही ना। तो एक सहयोग है और एक सहयोग प्लस प्लस है। जो सहयोग प्लस प्लस है वह समन्वय है। अब ये क्या प्लस प्लस है वो समझ लीजिए। अरे एकेडमिक है बेटा, बहुत नाइस क्वेश्चन है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, बाकी माथा पच्ची बेवजह थोड़ी कर रहे हैं। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। कोई आदमी अपने घर में है, उसको जान को बहुत खतरा है, तो उसके बेटों ने क्या किया कि उस गेट वेट में करंट लगा दिया रात में, कि अगर कोई कूद फांद के आने की कोशिश करे तो मर जाए, ताकि मेरे पिता को सुरक्षा मिल सके। ये सहयोग है कि नहीं है, ये बताओ। अच्छा चलो, नहीं समझ, मैं जो कह रहा हूँ वो जरा समझ। कुछ लोग करते हैं बिजली लगा देते हैं, अब शहर में तो नहीं, गांव में कर लेते हैं। एक चीज बताओ कि गेट में करंट लगा दिया कि कोई रात में चोरी से गेट वेट न खोलने पाए। किस लिए किया ऐसा? सुरक्षा के लिए किया। रात में आप सोए हैं, घर वालों को लगा, हाँ पानी ले आके रख दिए, हमारे इलाज से खुद ही नहा लिए, ठीक है, तो सहयोग करने की कोशिश की गई और ऐसा सहयोग किया कि नींद ही खुल गई। फिर से सुनो, सोए हो, किसी ने आपकी बंदूक ले आके बगल में रख दिया, तो भाई खतरा उतरा आएगा तो बंदूक रहेगी बगल में। सोए थे तो नहीं मालूम था कि बंदूक बगल में है, अब ले आके रख दिए इस उद्देश्य से कि कहीं कोई झंझट होगा तो बंदूक रहेगी बगल में। अपने ही करवट वट बदले, दब गया ट्रिगर, गए काम से। तो एक बात मुझे बताओ, हर स्थिति में सहयोग हुआ है। जब गेट में करंट लगाया गया, सहयोग किया गया, आपकी सुरक्षा में सहयोग किया गया। जब आपके बगल में बंदूक ले आके रख दी गई, सहयोग करने की कोशिश हुई। लेकिन यहाँ एक चीज का वहां हो गया, समन्वय का। तो ध्यान रखना, सहयोग कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है ना। मनसा आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, मनसा आपके मदद करने की थी, लेकिन समन्वय के अभाव में नुकसान हो गया। तो समन्वय को कैसे समझेंगे? फिर परिभाषित करने लगे। तो परिभाषित मत करो, मामला बहुत टेढ़ा मेढ़ा है बेटा। चलो मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। उदाहरण सुनिए, उसके बाद समझिए। एक बच्चा था, उसको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी थी, है ना। तो जाहिर सी बात है, 4 बजे ट्रेन अगर पकड़नी है तो आधे एक घंटे पहले उठेगा तभी ना तैयार वैयार होके जा पाएगा। तो उसने अपनी घड़ी का अलार्म आधे घंटे पहले लगा दिया कि मैं उठूंगा, तैयार वैयार होके ट्रेन पकड़ लूंगा, चला जाऊंगा। माता जी को स्नेह उमड़ गया कि मेरा बेटा 4 बजे जाना है तो इसको थोड़ा पहले तो उठना पड़ेगा। और उनको ये पता नहीं था कि बच्चे ने आधा घंटा पहले सेट किया है, वो और आधा घंटा पहले कर दिया। पिताजी आए और आधा घंटा पहले, दीदी और आधा घंटा पहले, भैया आधा घंटा पहले, कुल मिला के 3 घंटे का मामला हो गया। और मालूम चला कि भैया जी को उठना था 3:30 बजे, उठ गए 12:30 बजे। किसी ने उसे दुश्मनी निकाली, सबने सहयोग किया, भलाई के लिए ही किया। लेकिन ये सहयोग हुआ तो उसे 3 घंटे की नींद बर्बाद हो गई, नहीं तो सो लिया होता। कमी क्या हुई? सिर्फ सहयोग हुआ। समन्वय हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में बोले सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट।
ये बहुत प्यारा सा शब्द है, मुझे तो बहुत पसंद है। समन्वय की बहुत सुंदर परिभाषा है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट, प्रयत्नों की जब समकालिकता हो जाती है तो सहयोग समन्वय हो जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, इसको जरा लागू करो वहां पे। सारे लोग अगर प्रयत्न एक साथ किए होते तो प्रयत्नों की समकालिकता हो गई होती और फिर वो सहयोग से नुकसान होने की कोई संभावना नहीं होती। सारे लोग मिल बैठ के फैसला करते एक साथ कि घड़ी कितना पहले सेट करना है। ये क्या हुआ? सहयोग हुआ, साथ में प्रयत्नों की समकालिकता हो गई तो समन्वय होता। ध्यान रखना, कैबिनेट सचिवालय सहयोग नहीं समन्वय करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये इसका सबसे बड़ा काम है और किसी भी सचिवालय को यह आदेश और निर्देश जारी नहीं कर सकता। तो लिख लो, यही पूछा बेटा, यही पूछा। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये जो अबोध बच्चे हैं, अभी लोकसभा राज्यसभा पढ़ के गए हैं, ये बेचारे कैबिनेट सचिवालय का कार्य बताएंगे। और तब तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि सिलेबस में आप लिख दिए होते कि हम सचिवालय भी पूछेंगे, कैबिनेट सचिवालय भी पूछेंगे, कोई बच्चा पढ़ा होगा। तो आप राज व्यवस्था सिलेबस में सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं बेटा, छोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहे, वहां घेर लिया काम। बताइए, तो अब पूछ ही रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही हम। चले बेटा लिखें, काम क्या है इसका। एक आध ठो लाइन लिखा है क्या? कैबिनेट की बैठकों के लास्ट क्या लिखे हो बोलो तो मैं समझ पाऊंगा। कैबिनेट सचिवालय का कार्य कुछ समय प्रारंभ होता है जब हाँ, काम उसका तब शुरू होगा जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। दूसरा पॉइंट, कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा निर्धारित करता है। कैबिनेट की बैठकों का क्या बेटा? एजेंडा निर्धारित करता है। अपने से नहीं निर्धारित करता, राय बात ले लेता है कि भाई किस मुद्दे पे कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो मुद्दा निर्धारित कर देता है। उस मुद्दे से संबंधित अगर कोई आंकड़ा, कोई डेटा, कोई इस तरह के असिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो ये भी उपलब्ध कराता है। जैसे मैंने कहा ना कि पुलवामा में बैठक हुई, अब उस बैठक में कुछ भी हो सकता था। कैबिनेट ये भी फैसला ले सकती थी कि पाकिस्तान पे हमला करना है, ये भी फैसला हो सकता था। तो पाकिस्तान पे हमला करना है तो जो आंकड़े चाहिए, गोला बारूद, आर्म्स, एमुनेशन, सैन्य शक्ति कितनी मौजूद है, ये सब करने के लिए वो आंकड़ा उपलब्ध कराता। कौन? कैबिनेट सचिवालय। ढेर सारे निर्णय में बेटा आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, डेटा की जरूरत पड़ती है कि आंकड़े रहेंगे तो हम निर्णय ले पाएंगे। तो आंकड़े प्रधानमंत्री और किसी मंत्री के पास होते नहीं है, वो सचिवालय मंत्रालयों के पास होते। वो आंकड़े उपलब्ध कराते कि सर ये ऐसी स्थिति है, ऐसा के हमारे इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे एकदम स्टैंड बाई मोड पे हैं, आप इसमें से जिसको चाहे यूज कर लें। इस तरह के हमारे पास हवाई जहाज हैं, इस तरह के हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं, इस तरह के हमारे पास विफन है। अब आप लोग फैसला करें कि किसका किसका उपयोग कैसे कैसे करना है। तो आंकड़े वो देंगे तभी ना बेटा हम डिसाइड करेंगे। तो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, जहां जिस निर्णय को लेने के लिए आंकड़े की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराते हैं। निर्णय आपको करना है, वो निर्णय करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं तो बड़ा घबरा रहा था, रात में बैठक हो रही थी और मुझे लग रहा था कुछ हंगामेदार तो होके रहेगा। गनीमत थी कि कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा था कि अगले दिन हमला हो जाएगा पाकिस्तान पे, लेकिन शुक्र है कि हुआ नहीं। और लेकिन प्लानिंग बन चुकी थी कि सही वक्त पे हमला करेंगे, समय और वक्त हम निर्धारित करेंगे ताकि दुश्मन चौंक जाए। वही किया हम लोगों ने, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। ये सब फैसले होते रहते हैं। तो ये जो निर्णय होगा उस निर्णय को संबंधित मंत्रालयों तक ये डिलीवर कर देता है, पहुंचा देता है कि कैबिनेट की बैठक फला तारीख को हुई जिसमें कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है, ये हम आपको सूचित कर रहे हैं। लिख लें। कई क्वेश्चन पूछो बेटा। सर मतलब किसी विभाग से अगर संबंधित कोई मामला है, जैसे गृह मंत्रालय, तो उसमें अगर रक्षा मंत्रालय का न हो कोई मामला, तो सर उनको भी आना अनिवार्य है कैबिनेट की बैठक? हाँ, सभी लोग कृषि से संबंधित हो। आपको पता नहीं, जब कृषि कानून आया था तो कैबिनेट की बैठक हुई थी। किसी भी मंत्रालय का कोई निर्णय होगा, कोई गंभीर निर्णय जब रोजमर्रा के या रूटीन वर्क जब करना होता है तो मंत्री खुद करता है। लेकिन अगर कोई नीतिगत फैसला करना है
कोई बड़ा फैसला कर रहा है, जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। किसान कानून अगर गड़बड़ हुआ है तो घेरा किसको जा रहा है? प्रधानमंत्री को। बिना कैबिनेट की बैठक किए हुए कोई गंभीर निर्णय नहीं होगा। हाँ, उस निर्णय में जो कृषि मंत्री है वो बताएंगे कि सर हम चाह रहे हैं कि इस तरह का एक कानून आए। प्रधानमंत्री भी सुनेंगे, सारे मंत्री भी सुनेंगे, सब लोग अपनी अपनी राय देंगे। अगर राय सहमत हो गई तो फिर कह दिया जाएगा हाँ प्रस्तुत करिए, विधेयक बनाइए, प्रस्तुत करिए, हम लोग हैं साथ में। तो ऐसे नहीं देश चलता है बेटा। कोई गंभीर फैसला होगा, पूरी कैबिनेट एक साथ डिसीजन लेती है कि हाँ ये होगा। पाकिस्तान पे हमला करना है तो रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री खुसर फुसर कर ले? नहीं, सारे कैबिनेट के मंत्रियों को जानकारी होगी ये कार्य होना है। तो जो भी गंभीर निर्णय होगा बेटा वो अकेले कोई नहीं लेता, कैबिनेट की बैठक में होता है। वैसे आजकल अकेले ही लेता है। अरे देखो, ठीक नहीं है बोलना बोलना, लेकिन एक बात तो समझ लो, कैबिनेट की बैठक में किस मंत्री की हैसियत है जो सांस लेगा? साहब बोलेंगे, बाकी सुनेंगे। कल पाकिस्तान पे हमला होगा, यस सर, कोई राय मशवरा नहीं, चुप। तो ये तो इतना धाकड़ पर्सनालिटी खुद ही है साहब की कि कैबिनेट की बैठक सिर्फ औपचारिकता होती है, निर्णय हो चुका है। तो कैबिनेट की बैठक का सिद्धांत यह है कि सब लोग कलेक्टिव डिसीजन लेंगे। लेकिन ये कि पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त है हमारे प्रधानमंत्री का, व्यक्तित्व इतना निराला है तो खुद ही निर्णय लेने में सक्षम है। इनके सामने नहीं बोल पाते ठीक ठाक लोग। और सांसद उनसद तो अगर किसी, अब उन्हीं के पार्टी के ढेर सारे सांसद उनसे मिल ही नहीं पाते, विपक्ष के सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अगर मिलने आते हैं और प्रधानमंत्री नजर उठा के देख लिया तो निकल लेते हैं, फिर छोड़ो हटाओ, कौन जाए मिलने। तो ये व्यक्तित्व है बेटा, और बिल्कुल सटीक निर्णय हो ही रहा है, कोई गड़बड़ थोड़ी हो रहा है। चले आगे बढ़े। अरे रुको, पहले पूरा कर लेने दो, अभी बात करेंगे, आज आखिरी दिन है तो बात करेंगे। लिखें, मंत्रिमंडल के निर्णयों को संबंधित मंत्रालयों तक मंत्रिमंडल के निर्णयों को संबंधित मंत्रालयों तक प्रेषित करना। हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, यही सबसे महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान से। कोई महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये पूछ लिया गया इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। अभी कोई अलग पूछ लेगा तो फिर वो महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। तो समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। लिखें, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव किसी भी मंत्रालय अथवा सचिवालय को आदेश निर्देश नहीं जारी करता, वरन उनके मध्य समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। यह भारतीय सिविल सेवा का, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यह भारतीय सिविल सेवा का सबसे वरिष्ठ पद है। यह भारतीय सिविल सेवा का क्या बेटा? सबसे बड़ा पद है, सबसे वरिष्ठ पद है। ठीक है, तो मुझे लगा कुछ आइडिया आपको लग गया होगा सचिवालय के बारे में। बोल नहीं रहे हैं, मैंने कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी हुई आपके? क्लास शुरू होने के पहले जो ज्ञान था, नहीं, जो हम पूछ रहे वो जवाब दीजिए। क्लास शुरू होने के पहले जो आपकी समझ थी, क्लास समाप्त होने के बाद समझ में कुछ बढ़ोतरी हुई? यही मिशन होता है हर क्लास का। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है। तो आज यही समाप्त कर रहे हैं बेटा, और इसी के साथ हम लोग के संविधान का हिस्सा ऑफिशियली समाप्त हुआ। एक बात ध्यान से सुनना,